हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है वन और 1M वन्य जीव संसाधन। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमारे प्राथमिक उत्पाद हैं वो सब क्या हमें वनों से ही आपके प्राप्त होते हैं। अगर देखा जाए आपका वन और वन्य जीव संसाधन है, जो नाम है भाई आपके वन, कितने प्रकार के आपके वन पाए जाते हैं भारत के अंदर, और जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं, वन और वन्य जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड हैं भी किस प्रकार ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको एक पश्चिम बंगाल की जनजाति का एक लोकगीत दे रखा है, लेप्चा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर निवास करती है। नारक है ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं, जो आपसे मुझे स्वयं को आपको समर्पित, स्वयं मुझे आपको समर्पित, जैसे उनके बारे में कह रहा है, ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे। ये अब इनकी आस्था के प्रतीक के बारे में दिखा रखा है। और बात आती है इस अर्थ के ऊपर है, सभी जीव जंतु क्या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे हमें पारितंत्र पढ़ा भी, जिसमें समस्त जीवधारी जीव जंतु मिलकर आपस में क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जिसको किसका नाम दिया गया था, पारितंत्र का नाम दिया गया था। इस अर्थ के ऊपर रहने वाले जो भी आपके सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हैं, करोड़ों जीवधारी इसके ऊपर क्या है, रह रहे हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता, यानी कि जो आपकी विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसको किसका नाम दिया गया है, जैव विविधता का नाम दिया गया है, से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र क्या एक हिस्सा है। जैसे जो वायु है, वायु का प्रयोग हम किस में करते हैं भाई, सांस लेने के लिए करते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और बदले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसे पौधे अपने ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और बदले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार जल हम पीते हैं, और जैसे भूमि है या आपके एग्रीकल्चर या आपकी भूमि है, जिससे हम अनाज पैदा करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इन सब के बिना हम क्या है, जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुण्य सर्जन करते रहते हैं, यानी कि चक्र क्या आपका चलता रहता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राथमिक उत्पाद होते हैं, जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त होता है और जिन पर आपके समस्त जीव क्या है, निर्भर करते हैं। जैसे वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अनेक जैव विविधता पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा तंत्र में गुथी हुई हैं। आगे क्या कहता है भाई, भारत में जो वनस्पति जात और प्राणी जात, जो वनस्पतियों की संख्या है और जो प्राणी वन्यजीव प्राणी हैं, उनके बारे में बताया गया है। भी देखा जाए तो भारत क्या है, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर है जैव विविधता के मामले में या उसके संदर्भ में एक क्या है, अपना एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या क्या है, पाई जाती है, लगभग 16 लाख है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और जीव जंतुओं के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी। भारत के अंदर आपके कहाँ पर सदाबहार वन, कहाँ पर पर्णपाती वन, कहाँ पर आपके पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उन सब के बारे में पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। और ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर तक नहीं करते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर क्या है, भारी दबाव पड़ा। अगर समय के अनुसार हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनको अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे, तो इन पर क्या है, एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा बिल्कुल ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर देखा जाए तो हमारे देश में 81,000 वन्य जीवन उपजातियाँ कितनी पाई जाती है, हमारे भारत के अंदर 81,000 वन्य उपजीवन
उपजातियां तथा लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। जीव जंतुओं की जातियां कितनी 81,000 और वनस्पति उपजातियों की संख्या कितनी है 47,000 के करीब पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां क्या है भारतीय मूल की हैं, यानी कि भारत की हैं, स्थानीय हैं, यहाँ की लोकल हैं। दो शब्द होता है, एक तो देशज होता है, एक विदेशज होता है। देशज क्या होता है जो अपने देश की हो, विदेशज क्या है जो दूसरे देश से लाई गई हो। एक अनुमान के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर 10% वन्य वनस्पति जात और 20% जो स्तनधारी जीव हैं मैमल्स हैं लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं जो बिल्कुल क्या लुप्त होने की कगार पर है, जिनके नाम आपको दिए गए भाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदर, उल्लू और मधु का इनसिग्नस या मोवा की जंगली किस्म और उबरेडिया हेप्टान्यूरोन ये घास की प्रजाति जैसे पौधे इसके अंदर शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां क्या है लुप्त हो चुकी हैं। ये क्या है एक अनुमान के अनुसार या किसी संस्था द्वारा प्रदर्शित किया गया डेटा के दौरान हमें ये पता चलता है कि अब तक कितनी प्रजातियां क्या है लुप्त हो चुकी हैं। क्योंकि हमारा ध्यान क्या हमेशा बड़े पेड़ पौधे जंतुओं की तरफ जाता है, लेकिन हमारा ध्यान जो है छोटे जीव जंतु और पेड़ों की तरफ नहीं जाता। आगे क्या कहता है देखो, भारत में बड़े प्राणियों में से जो स्तनधारियों की कितनी जातियां हैं 79 पर जातियां, और पक्षियों की कितनी हैं 44 जातियां, और सरीसृपों की 15 जातियां, और जो जल स्थलचर हैं यानी कि जो जल और स्थल दोनों के अंदर रहने वाले हैं या उनके ऊपर रहने वाले हैं उनकी 3 जातियां या उनकी 3 जातियां क्या लुप्त होने का खतरा है। यहाँ की स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ और सरीसृपों की 15 जातियाँ और स्थलचरों की 3 जातियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियों को भी लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्राकृतिक दर से कितनी है आपकी 50 से 100 गुना ज़्यादा है। जैसे लुप्त होते हुए वन के बारे में बताया गया भैया आपको, ये दिखाया गया अभी भारत के अंदर जिस पैमाने से कटाई की जा रही है ये क्या है चौंका देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि भारत के वनों के आवरण कितना आपका 79.42 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, यानी कि 24.16%। अगर पहले ये क्षेत्र आपका कितना था 63 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास था, जो 19.39% था। लेकिन जो वनस्पति आवरण है वन है वो फिलहाल भारत का बड़ा है, जिसमें से आपके सघन वन कि पहले कितने थे 11.48% थे, अब कितने हो गए 12.2% हो चुके हैं। जिसमें आपका पहले जो खुला वन था वो कितना था 7.76% से बढ़कर 9.14% हो गया। फिर जो मैंग्रोव वन थे आपके जो मुख्यतः खारे पानी के अंदर या नमकीन पानी के अंदर पैदा होते हैं वो 0.15 से 0.14% है। एक स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हुई है। लेकिन अगर 1999 की रिपोर्ट देखी जाए जिसमें 1997 के बारे में बताया गया था, तो ये हमारा क्षेत्र उस समय कितना था आपका 10,098 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी दी गई है जिसके अनुसार क्या बताया गया अभी आपकी जो जनजातियां हैं उनको या जो प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की उनको देखभाल करने का या उनके संरक्षण का काम किया जाता है। जैसे ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको आपका ये बताया गया इसके अंदर देखो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने इनको क्या निम्न श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। अगर ICUN के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये कहाँ है ग्लेनड के अंदर है। ग्लेनड कहाँ भाई आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ICUN की स्थापना आपकी
5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना फ्रांस के अंदर की गई थी। और जो इसका संस्थापक था उसका नाम क्या था? जूलियन हेक्सले इसका नाम संस्थापक का नाम था। आगे क्या कहता है देखो, जो इसने जातियों की कैटेगरी बनाई गई है उसके अंदर क्या कहता है भाई, सबसे पहले जो आती है सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या बिल्कुल सामान्य मानी जाती है। इनके अंदर क्या दिया गया आपको, पशु, साल, चीड़ और कृंतक रोडेंट्स या बिलधारी जीव हैं। फिर आगे क्या बताया आपका, संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ जिनके क्या लुप्त होने का खतरा है। अगर ऐसी विषम परिस्थितियाँ बनी रही जो इनके लिए अनुकूल ना हो तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। यदि वो और भी जारी रही वो विषम परिस्थितियाँ तो धीरे धीरे क्या है बिल्कुल इनका जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और इसके अंदर आपकी कौन सी जीव जंतु आते हैं, जिसमें आपका काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इसी प्रकार की जातियों के क्या आपके उदाहरण हैं। फिर क्या आपका सुभेद, वनरेबल। ये वे जाति है जिनकी संख्या क्या है, घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो कारक हैं, वो नहीं बदली तो इनकी संख्या क्या है बिल्कुल घट जाएगी और एक समय में किसके अंदर आ जाएगी, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी के अंदर आ जाएंगी। इनमें आपके क्या शामिल है, नीली बेड, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। फिर क्या आपकी दुर्लभ जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जो जिनकी संख्या बिल्कुल कम है और इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियाँ नहीं बदली है और इनकी संख्या क्या आपकी घट रही है। यानी कि दुर्लभ जाति, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित की तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी के अंदर आ सकती हैं। फिर बात क्या आती है स्थानीय की। स्थानीय के अंदर आपका क्या है, जो एक प्राकृतिक स्थान है या मतलब एक प्राकृतिक स्थान या एक फिक्स स्थान के ऊपर पाई जाती हैं, विशेष स्थान पर ही ये जातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के क्या आपके उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ के ये वे जातियाँ जो मान लो पृथ्वी के किसी भाग या किसी क्षेत्र से बिल्कुल क्या है लुप्त हो चुकी हैं। कोई भी अध्ययन करता है, खोज करता है, इनको बारे में खोज करने जाता है, उनका बिल्कुल वहाँ पर हमें क्या है नामो निशान ही नहीं मिलता। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने की आवासों में खोज करने या अनुपस्थिति पाई गई। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से क्या बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर बत्तख वाली बत्तख शामिल है। भाई एशियाई चीता कहाँ चला गया, भाई भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला जो आपका बिल्ली परिवार का सदस्य माना जाता था, यानी कि 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता था। और चित्ते को कई बार लोग क्या था तेंदुआ भी मान लेते थे, जिसकी विशेषता क्या थी, चित्ते की विशेषता उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान से। लेकिन 20वीं शताब्दी से पहले ये आपके अफ्रीका और एशिया के दूर दराज के क्षेत्रों में देखने को मिलता था, लेकिन आज ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो आवासीय स्थल था और जो इसको शिकार करने की जो प्रवृत्ति थी या जो शिकार करके जीवित रहता था वो बिल्कुल क्या है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वो चीज़ें, जिसके कारण इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। 1952 में भारत में जो एशियाई चीता था उसको विलुप्त या लुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर भी देखा जाए भाई समय के अनुसार या प्रौद्योगिकी के अनुसार भी किसी स्थान का जो क्षेत्र है उसमें क्या अंतर आता है। जैसे 1952 की जो हमारी वन नीति थी उसमें क्या कहा गया था, भारत के 33% क्षेत्र पर क्या होनी चाहिए, वन आरक्षित होने चाहिए या वन लगाए होने चाहिए। भाई 33% एरिया क्या वनों से ढका होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में भी एरिया हमारा 24.16% के करीब ही पहुँचा है, लेकिन आज भी हम उस लक्ष्य से क्या है बहुत दूर हैं। इसे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा।